आज की पड़ताल शुरू होती है एक शादी से। वेस्टरोस के व्हाइट वॉल्स में एक बहुत ही आलीशान दावत है, टूर्नामेंट है, मतलब जश्न का पूरा माहौल है। लेकिन इस जश्न के पर्दे के पीछे एक सल्तनत को पलटने की साजिश चल रही है। बिल्कुल। आज हम जॉर्ज आर मार्टिन की किताब अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स के तीसरे हिस्से द मिस्ट्री नाइट की गहराइयों में उतरेंगे। और इसका माहौल समझना बहुत ज़रूरी है। ये वो दौर है जब पहली ब्लैक फायर रिबेलियन उसकी आग अभी भी सुलग रही थी। वेस्टरोस में हर तरफ शक और अविश्वास का माहौल था। और इस पूरे माहौल पर एक परछाई की तरह मंडरा रहा था किंग्स हैंड लॉर्ड ब्लडरेवन। हाँ। और इसी माहौल के बीच फंस जाते हैं हमारे दो किरदार। एक बहुत ही लंबा चौड़ा सीधा साधा सा नाइट, सर डंकन द टॉल, और उसका छोटा सा मुंहफट लेकिन रहस्यमय स्क्वायर एग। तो सवाल यही है कि एक आम सा नाइट जिसके पास ना पैसा है न जमीन, वो वेस्टरॉस की सबसे बड़ी साजिशों में से एक के बीचों बीच कैसे पहुंच गया। चलिए इस उलझी हुई कहानी की गांठें खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है डंक और एग के स्टोनी शेफ्ट से निकलने के साथ। लेकिन शहर से निकलते ही उन्हें एक बहुत ही भयानक नजारा दिखता है। हाँ, शहर के दरवाजे पर एक भाले पर एक कटा हुआ सिर टंगा है। और ये कोई मामूली सिर नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये उस पादरी का सिर है जिसने खुले आम लॉर्ड ब्लडरेवन और टागेरियन हुकूमत के खिलाफ मतलब बगावत का उपदेश दिया था। तो ये एक पैगाम था। हाँ, ये ब्लडरेवन का तरीका था। एक खुला पैगाम, मेरे खिलाफ जाओगे तो तुम्हारा यही हश्र होगा। उसकी हुकूमत का खौफ इसी तरह कायम था। वो कहावत 1000 eyes and one, वो सिर्फ कहने के लिए नहीं थी, वो एक हकीकत थी। वेस्टरॉस में हर दीवार के कान थे। इसी तनाव भरे माहौल में वो आगे बढ़ते हैं और उनकी मुलाकात एक काफिले से होती है। इसमें 3 लोग हैं जो मुझे लगता है कहानी का रुख मोड़ देंगे। हाँ, एक तो है बदमिजाज लॉर्ड गोमन पीक, दूसरा एक घमंडी सा लॉर्ड एलन कॉक्शॉ, और तीसरा एक बेहद कैरिज्मेटिक गाने बजाने वाला नाइट जो खुद को सर जॉन द फिडलर कहता है। और फिडलर डंक के डील डॉल को देखकर बहुत इंप्रेस होता है और उसे लॉर्ड बटरवेल की शादी के टूर्नामेंट के लिए व्हाइट वॉल्स आने का न्योता देता है। यहाँ पर इन किरदारों के हाउस सिजिल्स पर गौर करना बहुत जरूरी है। लॉर्ड पीक की शील्ड पर 3 काले किले बने हैं। 3? हाँ, असल में उसके खानदान के पास 3 किले हुआ करते थे, लेकिन ब्लैक फायर रिबेलियन में हारने के बाद 2 किले उनसे छीन लिए गए। वो 3 काले किले अब उसकी नफरत और हार का प्रतीक है। अच्छा, और फिडलर का सिजिल? वो तो और भी ज्यादा रहस्यमयी है। उसकी शील्ड पर 2 तलवारें और 2 फिडल बने हैं। ये सिजिल वेस्टरॉस की किसी भी शस्त्र सूची में दर्ज नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। बहुत बड़ा। ये चीख चीख कर कह रहा है कि मैं वो नहीं हूं जो मैं दिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो डंक और एग इस रहस्यमयी फिडलर का न्योता मानकर व्हाइट वॉल्स पहुंच जाते हैं। महल भव्य है, दावत शानदार है, लेकिन वो कहते हैं ना, हवा में कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल। डंक जैसे कम दर्जे के नाइट्स को बिलो द सॉल्ट यानी कम अहमियत वाली जगह पर बिठाया जाता है। ये उस दौर के समाज का आईना है। हाँ, जहां आपकी हैसियत इस बात से तय होती थी कि आप नमकदानी के किस तरफ बैठे हैं। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब जाम उठाए जाते हैं। टोस्ट्स। हाँ, और हर जाम मतलब एक तरह का लॉयल्टी टेस्ट बन जाता है। तो जब किंग्स हैंड लॉर्ड ब्लडरेवन के नाम का जाम उठता है तो कई नाइट क्या करते हैं? अपना जाम जमीन पर गिरा देते हैं, जैसे सर ग्लेंडन बॉल। अरे वाह, ये तो सीधा सीधा ऐलान था कि हम राजा के वफादार नहीं हैं। डंक को समझ आ गया होगा कि वो किन लोगों के बीच आ फंसा है। बिल्कुल, ये बगावत का एक खामोश लेकिन बहुत ही साफ प्रदर्शन था। और डंक के लिए ये पहली घंटी थी कि ये सिर्फ एक शादी नहीं है, यहाँ कुछ और ही पक रहा है। और फिर डंक वो सुन लेता है जो उसे नहीं सुनना चाहिए था। हाँ, वो अनजाने में लॉर्ड पीक और ब्लैक टॉम हेडल के बीच की खुफिया बातचीत का एक हिस्सा सुन लेता है। क्या सुनता है? वो बिटल स्टील, ड्रैगन्स एग और इज द बॉय हिज फादर्स सन जैसे शब्द सुनता है। अब ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश का गढ़ है। ये तो बहुत बड़े नाम है। बिटर स्टील जो ब्लैकफायर रिबेलियन का सबसे बड़ा जनरल था, और अब एसोस में एग्जाइल्ड था। ड्रैगन्स एग जो टागेरियन लेजिटिमेसी का सबसे बड़ा सिंबल है। और क्या वो लड़का अपने बाप का बेटा है? ये सवाल, ये तो सीधा सीधा तख्त के वारिस पर उंगली उठा रहा है। मतलब डंक ने अनजाने में दूसरी ब्लैकफायर रिबेलियन की नींव की बातें सुन ली थीं। एग्जैक्टली। तो डंक को अब ये पता चल गया है कि वो किसी खतरनाक जगह पर है, लेकिन अभी तक वो सिर्फ एक सुनने वाला था, साजिश का हिस्सा नहीं।
वो कौन सा पल था जब वो अनजाने में इस खेल का खिलाड़ी बन गया? वो पल था जब वो दुल्हन को उसके कमरे तक छोड़ने गया। यही वो जगह है जहां एक छोटी सी गलती डंक को सीधे साजिश के केंद्र में खींच लाती है। अच्छा। दुल्हन के कमरे में उसे टूर्नामेंट का इनाम दिखता है, एक असली ड्रैगन्स एग। और जैसे ही डंक बस उसे छूता है, लॉर्ड बटरवेल का दामाद ब्लैक टॉम हेडल उसे पकड़ लेता है और जान से मारने की धमकी देता है। और मामला यहीं नहीं रुकता। छत पर उसकी मुलाकात जॉन द फिडलर से होती है। फिडलर नशे में है और वो डंक से एक बहुत अजीब बात कहता है। हाँ, वो कहता है कि उसने एक सपना देखा है जिसमें डंक किंग्सगार्ड का सफेद चोगा पहने हुए हैं। ये क्या बात हुई? ये फिडलर का असली खेल है। वो बहुत चालाक है। वो प्रोफेसी और सपनों का इस्तेमाल लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए करता है। अच्छा, मतलब वो उसे महानता का सपना दिखा रहा है। हाँ, एक तरह से उसे अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है मेरे सपने हमेशा सच होते हैं, और फिर अपनी असली मंशा जाहिर करता है, मुझे वो ड्रैगन्स एग चाहिए। तो एक तरफ उसे भविष्य का किंग्स गार्ड बता रहा है और दूसरी तरफ उसे एक चोरी में शामिल होने के लिए उकसा रहा है। बिल्कुल। और तभी लॉर्ड पीक आ जाता है, फिडलर को डांट कर ले जाता है और डंक को सख्ती से चुप रहने की धमकी देता है। डंक अब बुरी तरह फंस चुका है। अगले दिन टूर्नामेंट शुरू होता है। डंक का पहला ही मुकाबला सर यूथॉर अंडरलीफ से है। लेकिन ये कोई आम जॉस्टिंग मुकाबला नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। सर यूथॉर एक बहुत ही खतरनाक वार करता है। वो अपनी लांस से सीधे डंक के हेलमेट के आई स्लिट पर मारता है। ये एक ऐसा मूव है जो जानलेवा हो सकता है। मतलब ये खेल का हिस्सा नहीं था? नहीं, ये हत्या की कोशिश थी। डंक बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। जब डंक होश में आता है तो वो अपना घोड़ा और कवच हार चुका होता है। वो सर यूथॉर से अपना सामान वापस खरीदने की गुजारिश करने जाता है और वहां एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। और ये डंक के लिए सबसे बड़ा शौक था। यूथॉर उसे बताता है कि वो एक टोनी नाइट है, एक सेल सोल्ड जो पैसे के लिए हारता या जीतता है। और सबसे बड़ी बात, उसे इस टूर्नामेंट में डंक को जान से मारने के लिए पैसे दिए गए थे। क्या मतलब? जिसे वो एक सम्मानजनक मुकाबला समझ रहा था, वो असल में उसकी हत्या की साजिश थी। हाँ। पर उसे मारने के लिए पैसे दिए किसने और क्यों? एक आम से नाइट से किसी को क्या खतरा हो सकता है? यही वो सवाल है जो डंक को परेशान कर देता है। वो समझ जाता है कि जो बातें उसने रात को सुनी थी, उसकी वजह से वो किसी के रास्ते का कांटा बन गया है। और तभी हालात और बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल। एग गायब हो जाता है और लॉर्ड पीक सर ग्लेंडन बॉल पर ड्रैगन्स एग चुराने का इल्जाम लगाकर उसे गिरफ्तार करवा लेता है। तो ये तो साफ साफ एक चाल लग रही है। ये एक बहुत सोची समझी चाल थी। सर ग्लेंडन बॉल उस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन जाउस्टर था। अच्छा। उसे रास्ते से हटाकर साजिश करने वाले अपने चैंपियन जॉन द फिडलर के लिए जीत का रास्ता साफ कर रहे थे, ताकि वो टूर्नामेंट जीतकर उस ड्रैगन्स एग को हासिल कर सकें। एग्जैक्टली, जो उनकी बगावत का एक बड़ा प्रतीक बनता। और फिर डंक की मुलाकात लॉर्ड एलन कॉक्शॉ से कुएं के पास होती है, जहां कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। हाँ, कॉक्शॉ डंक को लालच और धमकी देकर उससे सच उगलवाने की कोशिश करता है। जब डंक कुछ नहीं बताता तो कॉक्शॉ उसे मारने की कोशिश करता है और नशे और गुस्से में वो राज उगल देता है जो अब तक छुपा हुआ था। क्या कहता है वो? वो बताता है कि फिडलर का असली नाम डेमन है, डेमन ब्लैकफायर का दूसरा बेटा और तख्त का नया दावेदार। बाप रे, ये सुनते ही डंक के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। जाहिर है, वो किसी मामूली नाइट के साथ नहीं बल्कि एक बागी राजकुमार के साथ घूम रहा था। और अब डंक एक गवाह था जिसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता था। हाँ, कॉक्शॉ उस पर हमला करता है और आत्मरक्षा में डंक उसे कुएं में धकेल देता है। तो अब उसके हाथ खून से रंगे थे। भले ही सेल्फ डिफेंस में, लेकिन वो एक कातिल बन गया था। अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसे इस साजिश की तह तक जाना ही था, न सिर्फ एग को बचाने के लिए बल्कि खुद को बचाने के लिए भी। वो खाकर लॉर्ड बटरवेल के पास जाता है और उसे पता चलता है कि एग ने अपनी असली पहचान जाहिर कर दी है कि वो प्रिंस एगॉन टारगेरियन है। ये सुनकर तो लॉर्ड बटरवेल की हालत खराब हो गई होगी। बुरी तरह डर जाता है। उसके महल में राजा का बेटा भी है और राजा का सबसे बड़ा दुश्मन भी। वो बुरी तरह फंस चुका है। लेकिन तभी ब्लैक टॉम हेडल वहां पहुंच जाता है एक को पकड़ने के लिए, और फिर होती है वो लड़ाई। सेप्ट के अंदर वो कोई शाही तलवारबाजी नहीं थी, वो एक जानलेवा क्रूर लड़ाई थी। डंक पहले से ही जख्मी था,
लेकिन अपनी ताकत और हिम्मत के दम पर वो हेडल को मार गिराता है। अब डंक के पास सिर्फ फीकी रास्ता बचता है। वो जख्मी हालत में सीधे भरी महफिल में जाता है और डेमन ब्लैकफायर को चुनौती देता है। ये हिम्मत के साथ साथ बहुत चतुराई भरा कदम भी था। डंक डेमन पर बगावत का इल्जाम नहीं लगाता। क्यों नहीं? वो जानता है कि ऐसा करने पर उसे कोई नहीं सुनेगा और उसे मार दिया जाएगा। इसके बजाय वो डेमन पर सर ग्लॉन्डन बॉल को झूठे इल्जाम में फंसाने का आरोप लगाता है, ताकि वो टूर्नामेंट आसानी से जीत सके। हाँ, उसने लड़ाई को सियासत से हटाकर सम्मान पर ला दिया। और वो सर ग्लेंडन के लिए ट्रायल बाय कॉम्बैट की मांग करता है। हाँ, और डेमन जो अपनी तलवारबाजी पर बहुत घमंड करता है, इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। लेकिन यहीं वो एक बड़ी गलती कर बैठता है। क्या? डंक की सलाह पर सर ग्लॉन्डन एक लंबी टॉर्नी लैंस चुनता है। एक मिनट, भाले तो भाले होते हैं, इसमें क्या चतुराई थी? बहुत बड़ी चतुराई थी। टॉर्नी लैंस लंबी और खोखली होती है, जो सिर्फ सामने वाले को घोड़े से गिराने के लिए बनी होती है, जान लेने के लिए नहीं। अच्छा। जबकि वॉर लैंस छोटी, मजबूत और जानलेवा होती है। ग्लेंडन ने लंबी टर्नी लांस चुनकर यह साबित किया कि उसका इरादा सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करना है, न कि डेमन की जान लेना। उसने नैतिक बढ़त हासिल कर ली। बिल्कुल, और फिजिक का भी फायदा उठाया। उसकी लंबी लांस डेमन की छोटी लांस से पहले ही उस तक पहुंच जाएगी। और हुआ भी यही। ग्लेंडन डेमन को घोड़े से गिरा देता है और अपनी बेगुनाही साबित कर देता है। और ठीक इसी पल महल के बाहर बिगुल बजता है। लॉर्ड ब्लडरेवन। हाँ, ठीक उसी पल जब साजिश का सरगना अपने ही खेल में हार जाता है, महल के बाहर लॉर्ड ब्लडरेवन की एक विशाल सेना पहुंच जाती है। साजिश का खेल खत्म हो चुका था। तो ब्लडरेवन के आते ही दूसरी ब्लैकफायर रिबेलियन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। डेमन ब्लैकफायर को बंदी बना लिया गया, लॉर्ड पीक का सिर कलम कर दिया गया, सब कुछ धूल में मिल गया। और अंत में लॉर्ड ब्लडरेवन डंक और एग से मिलता है, और ये साफ हो जाता है कि वो कोई आखिरी वक्त पर नहीं पहुंचा था। उसे पहले से पता था। उसे इस साजिश की हर एक बात पहले से पता थी। मतलब वो बोनो का ट्रूप जो शादी में मनोरंजन के लिए आया था, वो ब्लडरेवन के जासूस थे। जब एग पूछता है कि ड्रैगन्स एग किसने चुराया, तो ब्लडरेवन इशारा करता है कि शायद किसी बौने या बच्चे ने प्रिवी शाफ्ट से चढ़कर ये काम किया होगा। अरे वाह! उसने खुद ही वो अंडा गायब करवाया था, ताकि साजिश करने वाले घबराकर कोई गलती करें और बेनकाब हो जाएं। वो सबसे 2 कदम आगे चल रहा था। और फिर वो डेमन को जिंदा रखने का फैसला करता है। ये थोड़ा अजीब है। वो तो बगावत का सरगना था, उसे मार देना चाहिए था। ये सियासत का एक मास्टर स्ट्रोक था। ब्लडरेवन जानता था कि अगर डेमन मारा जाता तो वो एक शहीद बन जाता, एक हीरो जिसकी कहानियां बागियों को और भड़काती। लेकिन एक जिंदा हारा हुआ डेमन, वो बिटर स्टील के लिए एक शर्मिंदगी था, एक नाकामयाबी की जीती जागती निशानी। ब्लडरेवन ने तलवार से नहीं, दिमाग से लड़ाई जीती। उसने अपने दुश्मन को ही अपने दूसरे दुश्मन के खिलाफ एक हथियार बना दिया। और आखिर में ब्लडरेवन वो बात कहता है जो इस पूरी कहानी का मतलब सार है। हाँ, वो कहता है डेमन ने सपना देखा था कि व्हाइट वॉल्स में एक ड्रैगन पैदा होगा, और वो हुआ भी। बस बेचारे से ड्रैगन का रंग गलत हो गया। एग्जैक्टली। उसका इशारा एग की तरफ था। असली लाल ड्रैगन यानी एक टारगेरियन, न कि ब्लैकफायर काला ड्रैगन। प्रोफेसी पूरी हुई, लेकिन वैसे नहीं जैसे डेमन ने सोचा था। ये कहानी हमें इसी सोच के साथ छोड़ जाती है कि किस्मत और सियासत के इस बड़े खेल में एक साधारण इंसान की ईमानदारी और हिम्मत कितनी बड़ी ताकत बन सकती है। और ये भी कि कैसे बड़ी बड़ी साजिशें अक्सर छोटी छोटी गलतियों और एक अकेले इंसान के सही वक्त पर उठाए गए सही कदम से ही नाकाम हो जाती हैं।